नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे 3 देशों की यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के न्योते पर 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होंगे अगले पड़ाव। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस आज। सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। नई दिल्ली में होगा आयोजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों की बैठक आज। कथित चढ़ावा चोरी विवाद की निष्पक्ष जांच पर होगी अहम चर्चा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। देश भर में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना। और फीफा विश्व कप में हालांड के डबल धमाके से टूटा ब्राजील का सपना। नॉर्वे ने किया प्रतियोगिता से बाहर। 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा नॉर्वे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री आज से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 से 11 जुलाई के बीच न्यूजीलैंड होगा पीएम की यात्रा का अगला पड़ाव। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं पीएम। 6 से 8 जुलाई यानी आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। भारतीय समुदाय से संवाद और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव भी इस यात्रा के अहम पड़ाव होंगे। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है। उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा
मलक्का जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत मतलब इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। आज सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। पिछले 5 साल में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की हैं। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को सहकार से समृद्धि तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले को लेकर गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। एक और आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर मामले की जांच भी निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाओं ने पूरे घटनाक्रम को और अहम बना दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने विपक्ष के उन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग उठाई है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से पहले हलचलें तेज हो गई हैं। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि बैठक में ट्रस्ट के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा और सभी को स्वीकार्य होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरे मामले में सत्य सामने आएगा और न्याय होगा। ट्रस्ट की बैठक से पहले अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों की बैठक भी हुई। संतों ने राम मंदिर निर्माण में चंपत राय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिसके द्वारा भी भगवान राम की राम नगरी की गरिमा महिमा गिर रही है।
उन दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके लिए फंतों ने मांग किया है। अगर चंपत राय जी पर दोष साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो। चंपत राय जी ने विश्वास को कहा है एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच करने के मांग करने वाले आदरणीय चंपत राय जी हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जांच क्यों मांग करेगा अगर वह दोषी होगा तो? जब तक यह आरोप सिद्ध न हो किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाए। इधर राम मंदिर के कथित दान गबन मामले की जांच भी तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दान राशि के लेन देन, कथित अनियमितताओं और रकम के इस्तेमाल सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले में जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव समेत अन्य नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए उनसे इन दावों के आधार और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी ली जानी चाहिए। पत्र में ये भी लिखा गया है कि यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण मिलते हैं तो जांच में मदद मिलेगी, जबकि आरोप निराधार पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले में जहां जांच एजेंसीज हर पहलू की पड़ताल कर रही है, वहीं ट्रस्ट, संत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच की उम्मीद जताई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं सोने की रामचरितमानस के गायब होने को लेकर उठे सवालों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इसकी तस्वीर जारी की गई है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस राम मंदिर में पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायणन ने मंदिर को भेंट की थी। करीब 5 करोड़ रुपए की सोने से मढ़ी हुई रामचरितमानस के गायब होने की आशंका जताई थी। इसके बाद इसे लेकर चर्चा तेज हो गई थी। बताया जाता है कि विशेष रामचरितमानस लगभग 147 किलो वजनी है, जिसके पन्नों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। इसे एस लक्ष्मी नारायणन और उनकी पत्नी ने राम मंदिर को भेंट किया था। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि करीब 2 साल पहले एस लक्ष्मी नारायणन द्वारा भेंट की गई श्री रामचरितमानस को उनकी इच्छा के अनुसार पहले श्री रामलला के गर्भगृह के सामने सम्मान पूर्वक रखा गया था। इसके बाद इसे मंदिर के गूढ़ मंडप में स्थित आभूषण कोठरी में सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि लक्ष्मी नारायणन किसी भी समय आकर इसे देख सकते हैं और ये भेंट उसी समय मंदिर के रजिस्टर में दर्ज की गई थी। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज ने रविवार को राज्य सरकार को चंडीगढ़ और मोहाली में आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के 2 कार्यालयों को बंद करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका आरोप है कि इन केंद्रों के जरिए श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य सिख धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये चेतावनी अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित पंथक एकत्र के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न सिख धार्मिक संस्थाओं और पंथक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया ते आ चलदा 2 सेंटर ने, एक मोहाली दे विच आ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मैनू नाम ही पता मैं लेना नहीं, एक चंडीगढ़ आ जिथे दिल्ली दे बंदे बैठे हुए आ और जेड़े रोज ही मान मर्यादा वालियां जेड़ियां संस्थावां उहदे खिलाफ नैरेटिव बिरतांत चलाउंदे आ
ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਠਾਲੋ। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में आज भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से मिलन मेला प्रांगण में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन और फिर संस्कृति मंत्रालय के अधीन CCRT द्वारा सुर संस्कृति एवं राष्ट्र की प्रस्तुति होगी। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे न केवल एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, बल्कि सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद को बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भावी भारत के औद्योगिक निर्माण की दिशा में जो बुनियाद रखी, वो आगे चलकर देश के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। जुलाई 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। उनके कार्यकाल में ही चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर समेत कई और औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में पूरी भी हुई।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और जम्मू कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने न सिर्फ संसद में जोरदार वकालत की, बल्कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी किया। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बीएमसी ने आज सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई को निर्धारित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलावा तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया है। रविवार रात भारी बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में एक 3 मंजिला चौल ढह गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं बात करें देश के अन्य हिस्सों की, तो यहां भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरलम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। वैसे राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, पर अब अचानक मौसम बदला हुआ है। लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे लोगों को उमस से राहत तो मिली है, साथ ही भीषण गर्मी से भी उन्हें राहत मिली है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। ब्राजील को 15वें मिनट में बढ़त बनाने का सुनहरा मौका मिला, जब मैथ्यूज कुन्हा को बॉक्स के भीतर गिराए जाने पर पेनल्टी दी गई, लेकिन ब्रूनो गोइमारेस को पेनल्टी को नॉर्वे के गोलकीपर ने शानदार अंदाज में रोक दिया। दूसरे हाफ में ब्राजील ने एंड्रिक और फिर नेमार को मैदान पर उतारकर आक्रमण तेज करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्वे की रक्षा पंक्ति और गोलकीपर नाइलैंड चट्टान बनकर खड़े रहे। 79वें मिनट में हालांड ने अपना जादू बिखेरा। शैल्डर रूप की शानदार क्रॉस पर हॉलैंड ने बेहतरीन हेडर लगाया और नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। ब्राजील अभी इसी झटके से उभर भी नहीं पाया था कि 90वें मिनट में हॉलैंड ने बॉक्स के बाहर से दमदार लो ड्राइव शॉट लगाकर अपना दूसरा गोल दाग दिया। इंजरी टाइम में ब्राजील को पेनल्टी मिली, जिसे नेमार ने गोल में बदल दिया, लेकिन ये गोल सिर्फ हार के अंतर को कम करने तक ही सीमित रहा। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।